हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल एसकेडी जोन में। हम लोग पढ़ रहे हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन यानी मानव जनन। इस चैप्टर के अंतर्गत पिछले वीडियो में हम लोगों ने मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी आर्तव चक्र को शुरू किया था और उस वीडियो में सबसे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था हार्मोनल कंट्रोल ऑफ oogenesis को। फिर हम लोगों ने मेंस्ट्रुअल साइकिल के कुछ बेसिक पॉइंट्स को डिस्कस किया था। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन पे मिल जाएगा, वहां जाकर के आप उसे डिटेल में पढ़ सकते हैं। और इस वीडियो में हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी आर्तव चक्र को इस डायग्राम द्वारा बहुत ही सरलता से समझ लेंगे। ठीक, तो चलिए देखते हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि प्रत्येक मेंस्ट्रुअल साइकिल में 4 फेज होते हैं। कौन कौन से? तो पहला है रजोधर्म यानी मेंस्ट्रुएशन, दूसरा है पुटकीय प्रावस्था यानी फॉलिकुलर फेज, तीसरा है अंडोत्सर्ग यानी ओव्यूलेशन और चौथा है स्रावी प्रावस्था जिसे इंग्लिश में सेक्रेटरी फेज या ल्यूटियल फेज कहते हैं। ठीक, और एक बात और कि इन चारों फेज को यानी पूरे मेंस्ट्रुअल साइकिल को 4 हार्मोन्स हैं जो कंट्रोल करते हैं। कौन कौन से हैं? एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाले 2 गोनाडोट्रोपिन हार्मोन्स हैं जो कि हैं एफएसएच और एलएच, और ओवेरी से निकलने वाले 2 हार्मोन्स हैं जो कि हैं एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। ओवेरी के अंदर जो फॉलिकल्स हैं उनसे निकलते हैं क्या? एस्ट्रोजन, और जो कॉर्पस ल्यूटियम है उससे निकलता है प्रोजेस्टेरॉन। इन सारी चीज़ों को हमने पिछले वीडियो में बहुत ही डिटेल में समझा था। ठीक, एक चीज समझ लीजिए कि अगर आपने oogenesis वाला वीडियो और पिछला वीडियो जिसमें हम लोगों ने हार्मोनल कंट्रोल ऑफ oogenesis को डिस्कस किया था, इन दोनों वीडियोज को आपने अगर देख लिया है तो ये टॉपिक, ये डायग्राम आपको एक ही बार में बहुत ही सरलता से समझ में आ जाएगा। और अगर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन दोनों वीडियोज़ का लिंक दे दिया गया है, वहां जाकर के आप पहले उसे देख लीजिए। उसके बाद ये टॉपिक, ये डायग्राम आपको एक ही बार में बहुत ही आसानी से समझ में आने वाला है। बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, देखने में थोड़ा सा ऐसे लग रहा होगा डिफिकल्ट, लेकिन बहुत ही सरल है। ठीक, तो चलिए अब हम लोग इन चारों प्रावस्थाओं को डिटेल में डिस्कस करते हैं इस डायग्राम की सहायता से, और पॉइंट वाइज क्या क्या होता है वो भी यहाँ पे लिखा गया है, वो भी समझेंगे। ठीक, सबसे पहले इस डायग्राम में कौन सी संरचना क्या है उसको लेबल कर लेते हैं, उसका नाम लिख लेते हैं, उसके बाद ये आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले देखिए, ये जो बॉक्स है ना, ये जो बॉक्स यहाँ से यहाँ तक बना हुआ है, इस बॉक्स में हम लोग डिस्कस करेंगे यूटेरिन इवेंट्स को, यानी यूटेरस के अंदर कौन कौन सी घटनाएं होती हैं उसको हम लोग इस बॉक्स में देखेंगे। और यूटेरस के अंदर कौन सा भाग है? वो है एंडोमेट्रियम। जो यूटेरस का आंतरिक दीवार है ना, एंडोमेट्रियम, उसी में परिवर्तन आता है, वही नष्ट होता है, वही रीजनरेट होता है। तो ये वास्तव में ये जो बनाया गया है ना, ये क्या है? एंडोमेट्रियम है। और इसमें जो पतली पतली संरचनाएं बनाई गई हैं, ये एंडोमेट्रियम के अंदर जो ब्लड वेसल्स होते हैं, वेस्कुलर होता है, बहुत ज़्यादा ब्लड वेसल्स होते हैं उसमें, वो हैं। ठीक, तो वो संरचना है। तो पहले इसको एक एक करके नाम लिखते चलते हैं। ये क्या है? एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम, ये जो संरचनाएं बनाई गई है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये क्या है? एंडोमेट्रियम, यूटेरस की जो आंतरिक दीवार है वो। ठीक, और ये जो पतली पतली संरचनाएं इसके अंदर बनाई गई हैं, ये क्या है? ये ब्लड वेसल्स हैं जो एंडोमेट्रियम के अंदर उपस्थित हैं। क्लियर? यानी इस बॉक्स में हम लोग क्या देखेंगे? इस बॉक्स में देखेंगे यूटेरिन इवेंट्स, यानी यूटेरस के अंदर जो एंडोमेट्रियम है उसमें होने वाली घटनाएं, कभी वो नष्ट होगा, कभी रीजनरेट होगा, वो सब देखेंगे। अब इस बॉक्स की बात करते हैं। इस बॉक्स में ये यहाँ से यहाँ तक जो है, इसमें 2 चीज़ों को दर्शाया गया है। एक क्या है? ओवेरियन इवेंट्स, यानी कि ओवेरी के अंदर कौन कौन सी घटनाएं होंगी, और घटनाएं क्या? जो फॉलिकल्स बन रहे हैं ना, उनको दिखाया गया है। ये सभी फॉलिकल्स हैं। इनको हम लोगों ने oogenesis में बहुत ही डिटेल में देखा था। क्या है? ये प्राइमरी फॉलिकल है, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल, और ये ग्राफियन फॉलिकल के बाहर निकल रहा है क्या? सेकेंडरी oocyte, जिसे कहते हैं ओव्यूलेशन। ठीक, और उसके बाद जो बचा हुआ भाग है वो कॉर्पस ल्यूटियम बना देगा। ठीक, तो पहले इसका नाम लिख लेते हैं हम लोग। ये क्या हो जाएगा? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, ऐसे लिख देते हैं। प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल, और ये है ग्राफियन फॉलिकल। प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल, और ये है ग्राफियन फॉलिकल। अब ये फॉलिकल्स क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, इन सारी चीज़ों को हम लोगों ने oogenesis में बहुत ही डिटेल में समझा था। ठीक, और जब ग्राफियन फॉलिकल बन जाता है तो उसके अंदर ये जो संरचना क्या है? सेकेंडरी oocyte है। ये जब बाहर निकलती है ना, जो ये संरचना है ये बाहर निकलती है, सेकेंडरी oocyte बाहर निकलता है ग्राफियन फॉलिकल से,
उस चीज को कहते हैं ओव्यूलेशन यानी अंडोत्सर्ग। तो यहाँ पे वही हो रहा है, देखिए ये सेकेंडरी oocyte है ना, ये बाहर निकल रहा है, ये बन गया क्या सेकेंडरी oocyte, और ये प्रक्रिया कहलाती है ओव्यूलेशन। और बाकी जो ये जो बचा हुआ भाग है ना, ये जो बचा हुआ भाग है, ये जो बचा हुआ भाग ग्राफियन फॉलिकल का, ये अब इस संरचना को बनाएगा और इस संरचना का नाम है कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम। और इन सारी चीज़ों को हम लोगों ने पहले डिस्कस किया हुआ है। ठीक, अब ये समझ में आ गया कि ये लाइन में हम लोग क्या दर्शाएंगे, ओवरी के अंदर होने वाली घटनाओं को, और खासकर क्या जो फॉलिकल्स बन रहे हैं। ठीक, अब इस लाइन में क्या दर्शाएंगे हम लोग, इसमें दर्शाएंगे ओवेरियन हार्मोन लेवल्स को, यानी ओवरी के अंदर से जो हार्मोन्स निकलते हैं कौन कौन से हैं, दो हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। तो इस ब्लू लाइन से एस्ट्रोजन को दर्शाया जाएगा और इस रेड लाइन से प्रोजेस्टेरॉन को। ठीक, तो इसको भी लिख लेते हैं, ये ब्लू लाइन क्या हो जाएगा एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन, और ये रेड लाइन जो है ये प्रोजेस्टेरॉन को दर्शाएगा, प्रोजेस्टेरॉन। ठीक, एस्ट्रोजन फिर से समझ लीजिए, एस्ट्रोजन निकलते हैं इन फॉलिकल्स से, जो ग्रोइंग फॉलिकल्स हैं, जो वृद्धि कर रहे फॉलिकल्स हैं, उससे निकलते हैं एस्ट्रोजन, और प्रोजेस्टेरॉन ये जो कॉर्पस ल्यूटियम बना इससे निकलता है। ठीक, अभी प्रक्रिया को समझेंगे हम लोग। और लास्ट में जो ये बॉक्स सबसे ऊपर बनाया गया है, इस बॉक्स में हम लोग दर्शाए हुए हैं किसको, पिट्यूटरी हार्मोन लेवल्स को, यानी एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से जो दो हार्मोन्स निकल रहे थे गोनाडोट्रोपिन हार्मोन्स, क्या क्या है, FSH और LH, उन दोनों को यहाँ पे दर्शाया गया है। जो ब्लू लाइन है, ये जो ब्लू लाइन है ये दर्शाता है LH को, और ये जो रेड लाइन है ये दर्शाता है FSH को। ठीक, तो उसको भी लिख लेते हैं, ये जो ब्लू लाइन है ये दर्शाएगा किसको, LH को, और ये जो रेड लाइन है, ये जो रेड लाइन है ये दर्शाएगा किसको, FSH को, FSH को। ठीक, अब ये रहा, आपके समझ में आ गया होगा कि कौन सी संरचना क्या है। अब इस डायग्राम को हम यहां पॉइंट वाइज डिस्कस करेंगे और एक एक घटना को इस डायग्राम में समझेंगे। ठीक, आसान है। चलिए, मेंस्ट्रुअल साइकिल की शुरुआत होती है उसके पहले फेज से, जो कि है रजोधर्म यानी मेंस्ट्रुएशन। अब इसमें होता क्या है, तो देखिए, एंडोमेट्रियम यानी यूटेरस का आंतरिक दीवार तथा उसके ब्लड वेसल्स नष्ट हो जाते हैं और नष्ट होकर के लिक्विड के रूप में वजाइनल ओपनिंग द्वारा बाहर आते हैं। अब इस चीज को आप इस डायग्राम से समझ सकते हैं। देखिए, ये है एंडोमेट्रियम, ये बनाया गया यहां से वहां तक। इसमें देख रहे हैं इसकी मोटाई धीरे धीरे यहां कम हो रही है, यानी कि ये नष्ट हो रहा है। तो जब ये नष्ट होगा तो इसमें जो ये ब्लड वेसल्स हैं वो भी नष्ट होंगे। तो जब ये नष्ट होंगे तो अब देखिए, जो नष्ट हुआ एंडोमेट्रियम है उसकी कोशिकाएं, जो नष्ट हो चुका ब्लड वेसल्स है उसका अवशेष, और जो ब्लड वेसल्स जो नष्ट हुआ है उसके अंदर से जो ब्लड निकला है वो, और कुछ मात्रा में म्यूकस, ये आपस में मिक्स होकर के लिक्विड फॉर्म में आ जाएंगे, और वही लिक्विड कहाँ से, वजाइनल ओपनिंग द्वारा बाहर आएगा। तो यहाँ पे ये जो संरचना बनाई गई है ये वही लिक्विड है। क्लियर है। और ये प्रक्रिया चलती है कब तक, 3 से 5 दिन तक, यानी पहले से 5वें दिन के बीच में, यहाँ यानी इतना दिखाया गया ये मेंस्ट्रुएशन है। क्लियर है, 3 से 5 दिन तक ये प्रक्रिया चलती है, यानी कि ब्लीडिंग, सिंपल सा समझ सकते हैं, मेंस्ट्रुएशन का मतलब क्या है, ब्लीडिंग। जो ब्लीडिंग होती है ना वो 3 से 5 दिन तक होती है। ठीक, अब क्या है कि ये होता क्यों है, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल गिरने से ऐसा होता है। प्रोजेस्टेरॉन का लेवल गिरने से ऐसा होता है, यानी प्रोजेस्टेरॉन में जब कमी आ जाएगी तो ऐसा होगा। हार्मोनल कंट्रोल में हम लोगों ने पढ़ा था कि प्रोजेस्टेरॉन का काम होता है कि एंडोमेट्रियम को मेंटेन रखता है, लेकिन अगर किसी वजह से इसमें कमी आ जाएगी, इसका लेवल गिर जाएगा, तो एंडोमेट्रियम जो है वो नष्ट हो जाएगा, मेंटेन नहीं रह पाएगा। ठीक, अब क्या है कि एक प्रश्न ये उठता है कि प्रोजेस्टेरॉन का लेवल गिरा क्यों है। तो ये चीज हम लोग समझेंगे अभी जब इस साइकिल के लास्ट में आएंगे ना, मेंस्ट्रुअल साइकिल को लास्ट तक जब समझेंगे तो लास्ट में ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अभी बस यहाँ पे ये याद रखिए कि प्रोजेस्टेरॉन का लेवल गिर रहा है, इसीलिए एंडोमेट्रियम जो है वो नष्ट हो रहा है, और उसमें जो ब्लड वेसल्स हैं वो भी नष्ट हो रहे हैं, आपस में मिक्स होकर के लिक्विड फॉर्म में आ रहे हैं, वो लिक्विड वजाइनल ओपनिंग द्वारा बाहर आ रहा है, और ये प्रक्रिया 3 से 5 दिन तक चलती है। क्लियर है। तो यहाँ इस देखिए, इस डायग्राम में ये दिखाया गया कि मतलब मोटाई कम हो रही है, नष्ट हो रहा है, और यहाँ पे दिखाया गया, देखिए ये प्रोजेस्टेरॉन को दिखाया गया, ये लेवल देख रहे हैं ना, नीचे है इसका। ठीक, अब क्या है कि ब्लड लॉस कितना होता है, तो एक मेंस्ट्रुएशन में लगभग 30 से 50 ml ब्लड लॉस होता है। क्लियर, ये है
पहला फेज मेंस्ट्रुअल साइकिल का। दूसरा फेज देखते हैं। दूसरा फेज या प्रावस्था है पुटकीय प्रावस्था, इसे प्रचुरोद्भवन प्रावस्था भी कहते हैं। इंग्लिश हो जाएगा फॉलिकुलर फेज या प्रोलिफरेटिव फेज। ठीक, अब इसमें क्या होता है कि प्रोजेस्टेरॉन का लेवल गिरने से FSH तथा LH का सिक्रीशन बढ़ता है। इस चीज को समझिए। देखिए यहां प्रोजेस्टेरॉन का लेवल गिरा हुआ है, तो इससे, इसके लेवल के गिरने से, इसके कमी आ जाने से, इसमें कमी आ जाने से FSH और LH का जो सिक्रीशन है, जो स्राव है, वो बढ़ जाएगा। इस चीज को समझिए। जब हम लोग हार्मोनल कंट्रोल पढ़ रहे थे तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है, यह FSH और LH के सिक्रीशन को रोकता है ना। लेकिन यहां पे इसकी कमी आ गई है ना, इसका लेवल गिर गया है, इसकी कमी आ गई है, तो जो रोकने वाला था, इस FSH और LH के सिक्रीशन को जो रोकने वाला था, उसी में कमी आ गई है, यानी अवरोध कम हो गया है। तो जब अवरोध कम हो जाएगा तो इनका सिक्रीशन बढ़ जाएगा। सिंपल सी बात है। ठीक उसके उल्टा है। समझ में आ रही बात ना। देखिए प्रोजेस्टेरॉन का काम क्या था कि यह FSH और LH के सिक्रीशन को रोक रहा था, ये हम लोगों ने पढ़ा था हार्मोनल कंट्रोल में। लेकिन यहाँ भी क्योंकि इसकी कमी आ गई है तो ठीक उसके उल्टा हो गया। जो रोक रहा था वही कम हो गया है, तो क्या होगा, FSH और LH का जो सिक्रीशन वो बढ़ जाएगा। सिंपल सी बात है। तो अब क्या है कि क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन का लेवल गिर गया है तो सूचना जाती है इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को, और वो FSH और LH का स्राव बढ़ा देता है, सिक्रीशन तेज हो जाता है, अधिक से अधिक मात्रा में होने लगता है। ठीक, और अब क्या है, ये जब दोनों निकलते हैं, दोनों का स्राव होता है, सिक्रीशन होता है, तो इसमें जो मुख्य है, हालांकि दोनों भूमिका निभाते हैं, फॉलिकुलर ग्रोथ में दोनों भूमिका निभाते हैं, लेकिन मेन भूमिका जो रहता है वो होता है FSH का। तो FSH के प्रभाव से क्या होता है, हम लोगों ने इसको भी पढ़ा था हार्मोनल कंट्रोल में कि ये क्या है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है। ये क्या करता है, फॉलिकल्स की वृद्धि करता है। ठीक, तो यहाँ क्या है, वही लिखा गया है कि FSH के प्रभाव से क्या होता है कि ये प्राइमरी फॉलिकल्स बदल जाते हैं ग्राफियन फॉलिकल्स में, वृद्धि करके परिवर्तित हो जाते हैं ग्राफियन फॉलिकल्स में। कैसे होते होंगे, प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी फॉलिकल, सेकेंडरी से टर्शियरी फॉलिकल, और टर्शियरी से फिर क्या होता है, ग्राफियन फॉलिकल या मैच्योर फॉलिकल का निर्माण होता है। किसके प्रभाव से, FSH के प्रभाव से। क्लियर है। अब इस चीज को यहां इस ग्राफ में देख लिया जाए तो देखिए यहां प्रोजेस्टेरॉन का लेवल गिरा हुआ है, जिसके प्रभाव से यहां FSH और LH का स्राव बढ़ गया है। देखिए यहां से ग्राफ ऐसे ऊपर जा रहा है। ठीक, और जब ये दोनों का स्राव होने लगा है तो इस FSH के प्रभाव में, ये देखिए इस FSH के प्रभाव में ये प्राइमरी फॉलिकल कन्वर्ट हुआ सेकेंडरी फॉलिकल में, फिर से टर्शियरी फॉलिकल में, फिर से लास्ट में ग्राफियन फॉलिकल में, यानी परिपक्व फॉलिकल कह सकते हैं या मैच्योर फॉलिकल में कन्वर्ट हो गया, परिवर्तित हो गया, वृद्धि हो गई उसकी। ठीक, यहां तक समझ बात आई। आगे चलते हैं। अब क्या है कि जब फॉलिकल्स जब बनते हैं, जो ग्रोइंग फॉलिकल्स होते हैं, वो एक हार्मोन स्रावित करते हैं जिसका नाम है एस्ट्रोजन। तो वही यहां लिखा गया है कि फॉलिकल्स से एस्ट्रोजन का सिक्रीशन होता है। सिंपल है। ये फॉलिकल्स ऐसे बढ़ रहे हैं और यहां आप देख सकते हैं एस्ट्रोजन भी ऐसे देख रहे हैं, ऐसे बढ़ रहा है इसका लेवल। ठीक, तो यानी ये फॉलिकल्स जो जो स्रावित करेंगे एस्ट्रोजन, जो जो ग्रो करेंगे त्यों त्यों अधिक से अधिक एस्ट्रोजन स्रावित करेंगे, और ये इसका लेवल ऐसे बढ़ रहा है। ठीक, और जब एस्ट्रोजन बढ़ेगा, एस्ट्रोजन की मात्रा बढ़ेगी, तो उसके प्रभाव से एंडोमेट्रियम फिर से निर्मित हो जाएगा, रीजनरेट हो जाएगा। तो वही यहाँ लिखा गया है कि इस एस्ट्रोजन के प्रभाव से क्या होता है कि जो एंडोमेट्रियम जो नष्ट हो चुका था वो रीजनरेट हो जाता है, यानी प्रचुरोद्भवन उसका हो जाता है। इसीलिए इस फेज को प्रचुरोद्भवन प्रावस्था या प्रोलिफरेटिव फेज भी कहते हैं। ठीक है यहाँ तक। और ये जो ये प्रावस्था, ये जो फेज है, ये चलता है कहाँ से, जब मेंस्ट्रुएशन खत्म होता है 5वें दिन से, या कह सकते हैं 6वें दिन से लगभग 13वें दिन तक चलता है। ठीक, यानी 5वें से 13वें दिन तक ये फॉलिकुलर फेज यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, जिसमें देख रहे हैं क्या क्या हो रहा है। एक तरफ एंडोमेट्रियम जो है वो रीजनरेट हो रहा है, दूसरी तरफ जो फॉलिकल हैं वो ग्रो कर रहे हैं, प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शियरी, टर्शियरी से ग्राफियन फॉलिकल। ठीक, और इधर क्या है कि FSH जो स्रावित हो रहा है वो भी बढ़ रहा है, और LH जो स्रावित हो रहा है अब वो भी बढ़ रहा है, बहुत तेजी से अभी बढ़ेगा। ठीक, और यहीं पे ये जो फेज है सेकेंड, ये समाप्त होता है। अब थर्ड फेज यानी अंडोत्सर्ग यानी ओव्यूलेशन को देखते हैं। तो देखिए अंडोत्सर्ग यानी ओव्यूलेशन, इस फेज में क्या होता है कि LH सर्ज के कारण
ओव्यूलेशन होता है। अब प्रश्न ये उठता है, ये LH सर्ज क्या है? तो समझते हैं पहले इसको। देखिए, सेकेंड फेज में क्या था, एस्ट्रोजन निकल रहा है फॉलिकल से, और एस्ट्रोजन का एक काम है, हम लोगों ने हार्मोनल कंट्रोल में पढ़ा था कि एस्ट्रोजन LH के सिक्रीशन को प्रेरित करता है। ठीक, तो अब क्या है कि यहां प्रोजेस्टेरॉन का लेवल गिरा हुआ है, जिसके कारण FSH और LH ऑलरेडी स्रावित हो रहे हैं, ऑलरेडी सिक्रीट हो रहे हैं, लेकिन एक और प्रेरक आ गया एस्ट्रोजन, तो और प्रेरित करेगा और अधिक से अधिक मात्रा में LH का स्राव होगा। ठीक, तो अब क्या है, ये जब होगा एस्ट्रोजन के प्रभाव से LH अधिक से अधिक स्रावित होगा, तो होता क्या है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के मध्य में, यानी कह सकते हैं कि लगभग 14वें दिन क्या होता है कि LH अपने पीक पॉइंट पे होता है, यानी अपने मैक्सिमम लेवल पे होता है, और LH के उसी मैक्सिमम लेवल को कहते हैं LH सर्ज। सिंपल है। ठीक, और उसी समय मतलब कि मध्य में ही 14वें दिन ही लगभग FSH भी अपने मैक्सिमम लेवल पे रहता है। ठीक, तो अब क्या है, वही यहाँ लिखा गया है कि LH सर्ज के कारण ओव्यूलेशन होता है। हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है कि LH ही वो हार्मोन है जो ओव्यूलेशन करवाता है, और क्योंकि यह मध्य तक जाते जाते, आर्तव चक्र के मध्य तक जाते जाते इसका जो वो है LH की मात्रा अधिकतम होती है, यानी ये अधिकतम लेवल पे होता है अपने, उसी को कहते हैं LH सर्ज, और उसी के प्रभाव से होता है क्या, ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन क्या है, सेकेंडरी oocyte का ग्राफियन फॉलिकल से बाहर आना, इसी प्रक्रिया को कहते हैं ओव्यूलेशन, जो प्रायः 14वें दिन होता है। तो अब समझ में आ गया होगा आपको LH सर्ज क्या है। तो ये जो मैक्सिमम लेवल दिखाया गया है किसका, LH का, इसी को कह देंगे LH सर्ज, लिख लेते हैं LH सर्ज, मैक्सिमम लेवल ऑफ LH। ठीक, और इसी LH के मैक्सिमम लेवल के प्रभाव से ओव्यूलेशन हो रहा है। देख रहे हैं कि ग्राफियन फॉलिकल ये था, इसके अंदर से ये बाहर आ रहा है सेकेंडरी oocyte, इसी प्रक्रिया को कहते हैं ओव्यूलेशन, और ये होता है प्रायः 14वें दिन, यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल के मध्य में, यहाँ 14वें दिन यहाँ दिखाया गया है। क्लियर है, यानी कि ये जो अंडोत्सर्ग फेज है ये यहाँ पे समाप्त होता है। अब क्या है, अब शुरू होता है चौथा फेज, जिसको कहते हैं स्रावी प्रावस्था, इंग्लिश हो जाएगा सेक्रेटरी फेज या ल्यूटियल फेज। इसमें क्या है, नाम से क्लियर है, ल्यूटियल का मतलब कॉर्पस ल्यूटियम का निर्माण होगा और उसके द्वारा स्रावित होगा प्रोजेस्टेरॉन, इसलिए इसको स्रावी प्रावस्था या सेक्रेटरी फेज भी कहते हैं। ठीक, तो सिंपल सा है, यहाँ लिखा भी गया है कि कॉर्पस ल्यूटियम का निर्माण होता है इस फेज में, और क्या होता है कि उस कॉर्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रीशन होता है, जिससे क्या होता है, एंडोमेट्रियम मेंटेन रहता है। इस चीज को यहाँ समझ लेते हैं। यहाँ देखिए, ये ओव्यूलेशन हो गया है तीसरे फेज में, तो बाहर निकल गया सेकेंडरी oocyte, और ये जो खाली बचा हुआ है ना, ये बाकी जो बचा हुआ ग्राफियन फॉलिकल का हिस्सा है, उससे बन गया है ये संरचना जिसका नाम है कॉर्पस ल्यूटियम, और इसी कॉर्पस ल्यूटियम के द्वारा प्रोजेस्टेरॉन का स्राव होता है, सिक्रीशन होता है। हम लोगों ने हार्मोनल कंट्रोल में पढ़ा था। ठीक, तो अब क्या है कि ये कॉर्पस ल्यूटियम बन गया, ज्यों ही बन रहा है, देख रहे हैं आप, ये प्रोजेस्टेरॉन का लेवल देख रहे हैं ना, यहाँ नीचे था, नीचे अचानक ज्यों ही बना त्यों ही ये पीक ऐसे ऊपर चला गया। ठीक, ऊपर आ गया, यानी इसका लेवल बढ़ गया। अब जब प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ रहा है तो देख रहे हैं यहाँ से एंडोमेट्रियम जो है वो भी, उसकी भी मोटाई देख रहे हैं ना, ऐसे बढ़ गया। तो ये जो प्रोजेस्टेरॉन है ये मेंटेन कर रहा है, एंडोमेट्रियम को बनाए रखता है, इसका काम यही है। ठीक, ये था चौथा फेज। अब यहाँ पे एक चीज समझिए, और हाँ, ये 14वें दिन से लेकर के उसके बाद जो भी जितने भी दिन तक ये रहता है, 28वें दिन तक ये फेज है। ठीक, अब यहाँ पे एक चीज है, समझिए, अगर ध्यान समझिएगा, अगर ये जो सेकेंडरी oocyte है ना, ये क्या है, सेकेंडरी oocyte, सेकेंडरी oocyte, अगर इसका फर्टिलाइजेशन हो जाता है, निषेचन हो जाता है इस सेकेंडरी oocyte का, तो कॉर्पस ल्यूटियम बना रहता है, नष्ट नहीं होता है, और कॉर्पस ल्यूटियम बना रहेगा तो उससे प्रोजेस्टेरॉन निकलता रहेगा और एंडोमेट्रियम मेंटेन रहेगा। फिर से समझिए, अगर इस सेकेंडरी oocyte का निषेचन हो जाता है, ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये अभी ये साइकिल रीस्टार्ट हो सकता है, अभी समझिए इसको। अगर सेकेंडरी oocyte का निषेचन हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया, तो कॉर्पस ल्यूटियम बना रहता है, मेंटेन रहता है, और जब वो मेंटेन रहेगा, बना रहेगा, तो वो कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन
प्रोजेस्टेरॉन ये है, रेड से दिखाया गया, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का स्राव करता रहेगा और जिसके प्रभाव से एंडोमेट्रियम मेंटेन रहेगा, नष्ट नहीं होगा। ठीक, लेकिन यदि सेकेंडरी oocyte का वो निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो क्या होगा, यही है समझने वाली बात। तो ये कॉर्पस ल्यूटियम क्या होगा, डीजनरेट कर जाएगा, नष्ट हो जाएगा। और जब ये नष्ट हो जाएगा तो यहां देख रहे हैं ये डीजनरेट हो रहा है, पहले इसको लिख देते हैं, डीजनरेटिंग कॉर्पस ल्यूटियम, यानी कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट हो जाएगा। तो क्या होगा, अब क्योंकि इसी से प्रोजेस्टेरॉन स्रावित हो रहा था तो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल अचानक देख रहे हैं ज्यों ही डीजनरेटिंग हुआ त्यों ही ये लेवल नीचे गिर गया। समझ में आ रही बात कि क्या हुआ कि सेकेंडरी oocyte का अगर निषेचन नहीं हुआ तो कॉर्पस ल्यूटियम नष्ट हो जाएगा और उसके नष्ट होते ही जो प्रोजेस्टेरॉन इससे स्रावित हो रहा था वो स्रावित होना बंद हो जाएगा और उसका लेवल अचानक से गिर जाएगा। और जब गिर जाएगा तो क्या होगा, एंडोमेट्रियम नष्ट होना शुरू हो जाएगा और यह साइकिल फिर से रीस्टार्ट हो जाएगा। अब समझ में आ गया होगा आपको कि यहाँ पे प्रोजेस्टेरॉन का लेवल क्यों गिरा हुआ है। इसके पहले जो कॉर्पस ल्यूटियम बना होगा वो नष्ट हो गया होगा और जब नष्ट हो गया होगा तो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल गिर गया होगा। और ऐसा होने से क्या हुआ, ज्यों ही प्रोजेस्टेरॉन का लेवल गिरा त्यों ही प्रक्रिया स्टार्ट हो गई। क्या हुआ कि एंडोमेट्रियम नष्ट हुआ, उसके ब्लड वेसल्स नष्ट हुए, उसमें ब्लड जो है वो निकला, लिक्विड फॉर्म में आए और वो लिक्विड वजाइनल ओपनिंग द्वारा बाहर आना शुरू हुआ, यानी ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई। क्लियर है, यानी कि यहीं पे डिसाइड होता है कि यह जो साइकिल है वो रीस्टार्ट होगा कि ऐसे ही मतलब रुका रहेगा। क्योंकि प्रेगनेंसी जब हो जाती है, सेकेंडरी oocyte का निषेचन हो जाएगा, तब ये कॉर्पस ल्यूटियम बना रहेगा और ये साइकिल क्या होगा, फिर से रीस्टार्ट नहीं होगा जब तक प्रेगनेंसी रहेगी। ठीक, तो ये रहा क्या, मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी आर्तव चक्र। एक बार फास्ट रिवीजन करते हैं, उसके बाद इस टॉपिक को क्लोज करते हैं। प्रत्येक मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी आर्तव चक्र में होते हैं 4 फेज। कौन कौन सा, रजोधर्म यानी मेंस्ट्रुएशन, दूसरा है पुटकीय प्रावस्था यानी फॉलिकुलर फेज, तीसरा है अंडोत्सर्ग यानी ओव्यूलेशन और चौथा है स्रावी प्रावस्था यानी सेक्रेटरी फेज या ल्यूटियल फेज। ठीक, एक एक को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले जो मेंस्ट्रुएशन है उसमें क्या होता है, एंडोमेट्रियम तथा उसके ब्लड वेसल्स नष्ट हो जाते हैं, आपस में मिक्स होकर के लिक्विड फॉर्म में आते हैं और वो लिक्विड के रूप में वजाइनल ओपनिंग द्वारा बाहर निकलते हैं और यह प्रक्रिया लगभग 3 से 5 दिन तक चलती है। ठीक, और ये होता क्यों है, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन का लेवल गिर गया होता है, यानी प्रोजेस्टेरॉन का लेवल गिरने से ऐसा होता है। अब प्रोजेस्टेरॉन का लेवल गिरा क्यों है वो अभी हम लोगों ने समझ लिया है। ठीक, कॉर्पस ल्यूटियम नष्ट हो गया होगा, तो नष्ट हो जाएगा तो प्रोजेस्टेरॉन का स्राव बंद हो जाएगा, लेवल गिर जाएगा। ठीक, और क्या होता है कि इस मेंस्ट्रुएशन में, एक मेंस्ट्रुएशन में 30 से 50 ml ब्लड लॉस होता है। दूसरा जो फेज है वो है पुटकी प्रावस्था यानी फॉलिकुलर फेज, या इसको प्रचुरोद्भवन प्रावस्था या प्रोलिफरेटिव फेज भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें एंडोमेट्रियम का भी रीजनरेशन होता है, पुनः निर्माण होता है। तो अब क्या है, इसमें क्या होता है, सबसे पहले कि प्रोजेस्टेरॉन का लेवल गिरने से FSH तथा LH का सिक्रीशन बढ़ता है और क्योंकि FSH यहाँ बढ़ रहा है इसका सिक्रीशन, तो इस FSH के प्रभाव से जो प्राइमरी फॉलिकल है वो कन्वर्ट होता है, वृद्धि करता है, जिससे अंततः ग्राफियन फॉलिकल का निर्माण होता है। और ये वृद्धि कर रहे फॉलिकल क्या करते हैं कि एस्ट्रोजन का सिक्रीशन करते हैं, एस्ट्रोजन का स्राव करते हैं, जिसके प्रभाव में एंडोमेट्रियम रीजनरेट हो जाता है। ठीक, और उसके बाद क्या होता है कि तीसरे फेज में क्या होता है, अंडोत्सर्ग यानी ओव्यूलेशन फेज है, जिसमें क्या होता है LH सर्ज के कारण ओव्यूलेशन होता है। LH सर्ज क्या है कि आर्तव चक्र के यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल के जो मध्य दिन है यानी कि 14वें दिन को ये होता है कि LH और FSH अपने अधिकतम लेवल पे होते हैं, तो LH के अधिकतम लेवल को ही कहते हैं LH सर्ज, और उसी के प्रभाव में होता है क्या, ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन क्या है कि सेकेंडरी oocyte का ग्राफियन फॉलिकल से बाहर आना। ठीक, अब जब ये हो जाता है तो चौथा फेज आता है और चौथे फेज में क्या होता है कि यह जो बाकी बचा हुआ जो खाली ग्राफियन फॉलिकल है उससे बनता है कॉर्पस ल्यूटियम। तो यहाँ वही लिखा गया कि कॉर्पस ल्यूटियम का निर्माण होता है और कॉर्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रीशन होता है, जिससे एंडोमेट्रियम मेंटेन रहता है। यानी ये जो एंडोमेट्रियम बन चुका है अब ये मेंटेन रहेगा तब तक जब तक ये कॉर्पस ल्यूटियम रहेगा। अब यदि इस सेकेंडरी oocyte का निषेचन हो जाता है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है, तो कॉर्पस ल्यूटियम बना रहता है, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बना रहता है, जिससे एंडोमेट्रियम मेंटेन रहता है। अगर
सेकेंडरी oocyte का निषेचन नहीं होता है तो कॉर्पस ल्यूटियम नष्ट हो जाता है, जिससे प्रोजेस्टेरॉन का लेवल गिर जाता है और फिर से यह साइकिल रीस्टार्ट हो जाता है, यहाँ आ जाता है। ठीक, और यहाँ देख रहे हैं कि कॉर्पस ल्यूटियम जब वो स्रावित करने लगा प्रोजेस्टेरॉन तो देख रहे हैं ना, दोनों का लेवल गिर गया है। तो ये हार्मोनल कंट्रोल में ये डिस्कस हुआ था कि प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है, LH और FSH के स्राव को रोकता है। तो देखिए जब इसका लेवल बढ़ा ऐसे प्रोजेस्टेरॉन का, तो इन दोनों का लेवल ऐसे नीचे गिर गया। समझ रहे हैं ना। तो ये था मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी आर्तव चक्र। एक स्क्रीनशॉट लीजिए। तो ये रहा मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी आर्तव चक्र। अब हम लोग अगले वीडियो में कुछ और इसके आगे के पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में फिलहाल यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक्स के डिस्कशन के साथ।